दोस्तों, आज पेश है विक्रमादित्य पितृधर्म। हाथी विक्रमादित्य के पेड़ के पास लौट आया, पेड़ से सब उतार कर कंधे पर डाल दिया और सदा की बात ही चुपचाप शमशान की ओर चलने लगा। तभी शव की स्थिति में वेताल कहने लगा, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय असमझ और भ्रम उठाए हो और स्वार्थ के प्रतीत होकर उठाते हो और तथा परोपकार के हेतु, किंतु कुछ लोग को स्वार्थ प्रेरित करता है, कुछ को परोपकार यह निर्णय करता है कठिन मालूम होता है। इसके उदाहरण स्वरूप मैं तुम्हें राम शास्त्री की कहानी सुनाता हूँ। श्रम को भुलाने के लिए सुनो। वेताल यूँ कहने लगा, प्राचीन काल में प्रियापति नाम का एक बड़ा पंडित था। पंडित मंडली में उसकी काफ़ी ख्याति थी। यह बात मालूम होने पर उस देश के राजा पार्थिपति को एक गांव इनाम में दिया। पार्थिपति को धन और प्रतिष्ठा की कोई कमी न थी, लेकिन उसके कोई संतान न थी। इस कारण वह सदा दुखी रहता था। अनेक जप तप व्रत और तीर्थ यात्राएं करने के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस लड़के का नाम राम शास्त्री रखा गया। हर पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र ज़्यादा ख्याति प्राप्त करे। पार्थिपति ने सोचा उसका पुत्र प्रचंड पंडित बने और अपार यश भी प्राप्त करे, मगर उसकी आशा सफल नहीं हुई, क्योंकि वह पढ़ाई में पिछड़ा रह गया। राम शास्त्री का स्वभाव बड़ा अच्छा था। वह अपने पिता के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम रखता था, किंतु शिक्षा में वह कच्चा निकला। वह जो भी सीखता तुरंत भूल जाता। उसकी मोटी बुद्धि थी। यह जन्मजात बुद्धि मंद बुद्धि कहलाता था। और पार्थिपति अपने पुत्र को इस हालत में बड़ा दुखी था, मगर राम शास्त्री नटखट होता और पार्थिपति उसे मार पीट कर रास्ते पर लाना। लेकिन राम शास्त्री बड़ी लगन और मेहनत के साथ अध्ययन करता, लेकिन वे बातें उसके दिमाग में नहीं बैठती। यदि दिमाग में बैठती जाती तो वह उन बातों को भूल जाता। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया और पार्थिपति के बचपन का मित्र चंद्रभट्ट उसे देखने आया। चंद्रभट्ट पड़ोसी राज्य दरबारी में पंडित था। जब चंद्रभट्ट आया तो तब पार्थिपति घर में न था। राम शास्त्री ने उसका परामर्श किया, और तुम पार्थिपति के पुत्र हो बेटा? चंद्रभट्ट ने पूछा। राम शास्त्री ने हाँ भरी। चंद्रभट्ट ने राम शास्त्री के साथ कई चर्चाएं और सिर दी। जान लिया कि वह युवक बड़ा मूर्ख है। और उसमें पार्थिपति घर लौटा तो बहुत दिन बाद आए। इतने में पार्थिपति घर लौटा तो बहुत दिन बाद आए। अपने मित्र चंद्रभट्ट को देखते ही बड़ा प्रसन्न हुआ। चंद्रभट्ट ने सुकाल प्रश्न किए। सुकाल प्रश्नों से चंद्रभट्ट ने कहा, पार्वतीपति ने निश्चित होकर दरबारी पंडित के पद अवकाश प्राप्त करना चाहता हूँ। पद से अवकाश प्राप्त करना चाहता हूँ। क्यों, किस लिए? पार्थिपति ने आश्चर्य से आकर पूछा। जब मुझे से अधिक योग्य पंडित मौजूद हैं तो तब मैं उस पद का क्या पर रहना उचित मालूम नहीं होता। चंद्रभट्ट ने जवाब दिया, तुमसे योग्य पंडित कौन है? वह पार्थिपति से बोला। और कौन? मेरा पुत्र ही, चंद्रभट्ट ने गर्व के साथ कहा। यह बात सुनकर पार्थिपति अपमान के बोझ से सिर झुका लिया। और चंद्रभट्ट ने पहले ही जान लिया था कि राम शास्त्री मूर्ख है। और पार्थिपति की व्यवस्था जानकर सहानुभूति शब्दों में चंद्रभट्ट ने कहा, देखो भाई, तुम्हें बहुत समय बाद एक पुत्र हुआ।
अत्यंत लाड प्यार पाल पोस कर तुमने इसे बिगाड़ दिया। पार्थिपति उसका कोई जवाब न दे पाया और एक गहरी सांस मात्र ली। उस दिन रात के भोजन के बाद पार्थिपति ने अपनी पत्नी से कहा, छी छी, ऐसे मूर्ख मूर्ख हमें पैदा हो गया है। यह हमारे लिए अत्यंत अपमान की बात है। अगर यह पैदा भी न होता तो अच्छा था। माता पिता की अपृष्टता लाने वाले संतान होने से न होना ही उत्तम है। और राम शास्त्री ओट में रहकर यह बातें सुन रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। ऐसा सोचना राम शास्त्री के लिए अत्यंत पीड़ादायक मालूम हुआ। उस रात को राम शास्त्री यह सोचकर घर से निकल पड़ा कि एक महापंडित बनने के लिए बाद घर लौटे का आएगा। मगर राम शास्त्री की समझ में यह नहीं आया कि वह महापंडित बने कैसे। उसे ऐसे लगा सरस्वती की कृपा प्राप्त किए बिना उसे के सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उसने बड़ी लगन के साथ सरस्वती की प्रति तपस्या शुरू कर दी। किंतु कुछ समय बाद राम शास्त्री की तपस्या से प्रसन्न सफलता हुई और सरस्वती ने दर्शन दे के कहा, बस तुम महापंडित बनना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसे मूर्ख ही बने रहने रहोगे और तुम्हारा पुत्र ऐसा धन पंडित होंगे। ऐसा न होकर तुम यदि महापंडित बनना चाहते हो तो तुम्हारे होने वाले पुत्र मूर्ख और दुष्ट भी होंगे। इन दोनों में से तुम कौन सा वर चाहते हो? तुम्हारे निर्णय कर लो। राम शास्त्री की बात सुनकर अवाक रह गया। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोला, माँ, मैं महापंडित ही बनना चाहता हूँ। तत्पश्चात कहकर सरस्वती तथास्तु कहकर सरस्वती अदृश्य हो गई और सरस्वती की कृपा से राम शास्त्री समस्त विद्याओं में पारंगत बन गया। वह रास्ते में पढ़ने वाले सभी पंडितों को हराते हुए घर लौटा। मूर्ख के रूप में घर में छोड़ पंडित बनकर लौटे पार्वतीपति अपने पुत्र का प्रसन्न हुए और उसे जीवन प्राप्त प्रसन्न ही रहा। पर लौटने के थोड़े समय बाद ही राम शास्त्री का विवाह 2 वर्ष बाद उसके एक पुत्र भी हुआ। जो ही वह बड़ा होता गया त्यों त्यों सरस्वती की बात सच निकलती गई। वह लड़का मूर्ख और दुष्ट निकला। उसकी वजह से राम शास्त्री बार बार अपमानित होना पड़ता और साथ में दूसरों की निंदा का पात्र बनता। यह सोचकर वह अत्यंत विफल हुआ और अपने पुत्र के इस हालत के कारण कोई और नहीं, वह स्वयं है। और हालत को खराब होते देख राम शास्त्री ने पुनः एक बार सरस्वती का ध्यान किया और प्रत्यक्ष होने वाली की पूजा माता जी ने, मेरे पुत्र को सुधारने का कोई उपाय नहीं है। तुम अपने पुण्य पंडिताई और उत्तम कार्य को अपने पुत्र को त्याग दोगे तो बिल्कुल बदल सकता है। यह कहकर सरस्वती गायब हो गई। राम शास्त्री ने ऐसा ही किया। उसका पुत्र महान सज्जन पुरुष उद्दंड पंडित बना और उसे अनुपम कीर्ति प्राप्त की। राम शास्त्री फिर से मूर्ख बन गया, साथ ही दुष्ट होने के अपयश भी प्राप्त किया। बेताल ने यह कहानी सुनकर कहा, राजन, राम शास्त्री के इस कार्य को स्वार्थ कहा जा सकता है या त्याग। यदि वह अपने पुत्र को महान पंडित देखना चाहता था तो वह मूर्ख ही बना रहता तो कोई समस्या ही उत्पन्न न होती। ऐसा न होकर वह यह जानते हुए भी उसका पुत्र मूर्ख और दुष्ट बनेगा, वह महापंडित बना और उसके चरित्र के प्रस्थ पर यह विरोधी भाव क्यों है, उसका समाधान जानते हुए भी
बीरने दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रांत ने कहा। राम शास्त्री अपने पिता को कर्तव्य पालन करने हेतु महापंडित बन गया, लेकिन बाद में अपने पुत्र के प्रति उसके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता था। इसी पूर्ति के लिए उसे मूर्ख के साथ मूर्ख भी बनना पड़ा। यही विरोधी तत्व उसके स्वभाव में जन्म है, यही उसके व्यवहार को प्रकट करता है। और इस प्रकार राम शास्त्री अपने पुत्र धर्म के साथ पितृ धर्म को भी अच्छे ढंग से पालन किया। राजा की इस प्रकार मौन भंग कर होते ही के बेताल शव के साथ ही गायब हो गया और पेड़ पर जा लटा। दोस्तों, अगली कहानी आपको जल्दी प्रस्तुत करेंगे।